चेक करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कोशिश हमारी है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग लाइव विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब स्ट्रीमिंग। काफ़ी दिनों से हम लोग कोशिश में थे कि कुछ ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि हमारे पास में जो लोग यहाँ पर में ज्वाइन हों और जो लोग यहाँ पर में हमारे साथ में काम करें, उनके लिए हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाए। तो आज के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो है ईसी शेड के जितने भी हमारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेफ्टी डिवाइस हम जो यूज़ करते हैं और तरह तरह के हम उसके अंदर में तरीके यूज़ करते हैं ताकि हमारी कोई भी चीज़ में गड़बड़ ना हो। तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो टॉपिक है वो है कि ब्रेकडाउन से रिलेटेड हमारे फार्मर के यहाँ पर में ब्रेकडाउन्स आते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे वो शेड हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो आपके कोई भी चीज़ें हों, उसके अंदर में ब्रेकडाउन्स आना वाजिब है। मगर ये ब्रेकडाउन्स ना आए इसके लिए हमको क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले मैं अपने स्टाफ और अपने फार्मर्स जो भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। ऑल आर वेलकम कि इस स्ट्रीमिंग में वो हमारे साथ में हैं। टॉपिक जो है उसका मेन टॉपिक जो है वो है हमारा टेक्निकल टॉपिक है। इसी शेड के अंदर में हमको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या ब्रेकडाउन्स आते हैं और किस तरीके से हमारी दिक्कतों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि एक हमारे अंदर में एक चीज़ रहती है जैसे कि शेड है। फार्मर के पास में जो मटेरियल लगा हुआ है, जो गया है, उनकी एक लैंग्वेज होती है आपका मटेरियल। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अलग चीज़ें हैं मगर बहुत ज़रूरी हैं समझाना। आप अगर कोई व्हीकल ख़रीद के लेके आते हैं, कोई बाइक ख़रीद के लेके आते हैं तो वो बाइक आपकी हो जाती है, वो फिर किसी शोरूम की या किसी कंपनी की नहीं। कंपनी का तो ब्रांड है मगर आप उसको ऐसा बोलते हैं क्या कि ये शोरूम की बाइक है या किसी कंपनी की बाइक है। तो सबसे पहले मैं सभी से ये चीज़ बोलूँगा कि एक्सेप्टेंसी रखें कि जो मटेरियल आपके पास में गया है वो आपका मटेरियल है, राइट। और जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है उसके ऊपर में आप विश्वास करें, आप भरोसा करें कि वो मटेरियल जो है आपको जो दिया गया है वो ऐसे ही उठा के नहीं दिया गया है। उसके अंदर में R&D की गई है, उसके अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम सेट किए गए हैं। कईयों बार फेलुअर हुआ है, पास हुआ है, फेल हुआ है। कई हमारे जो एक्सपर्ट से हैं उसमें उन्होंने काम किया हुआ है। इन सब का रिज़ल्ट निकलने के बाद ही हमने इन चीज़ों को अप्लाई किया है और आप तक पहुंचाया है। अब यहाँ पर मैं जो हमारे स्टाफ है, स्टाफ के अंदर में भी मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा कि जब वो अपने फार्मर के पास में जाते हैं तो उनको उन चीज़ों के बारे में अगर फार्मर चाहे पूछें या ना पूछें, उनके बारे में आप उसकी पूरी जानकारी दें। क्या होता है कि हम चीज़ें सब जानते हैं, हमारे फार्मर भी सब चीज़ें जानते हैं, मगर कोई पूछना नहीं चाहता और कोई बताना नहीं चाहता।
यहाँ पर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको उन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी गलती जो देखने में आ रही है, मैक्सिमम हमारे जो फार्मर्स हैं वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं बाजू वाले शेड को देखकर। बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि उसके आसपास में 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, किसी और का वहाँ पर में शेड लगा हुआ है। वो क्या करते हैं कि उस शेड की जो भी रेफरेंस है उसको डायरेक्ट वो लाके अपने यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए, वक्त के साथ साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जो शेड अगर पहले लगा हुआ है तो आज से करीबन 5 साल पहले, 10 साल पहले लगा होगा और वहाँ से उसने रेफरेंस लेके आया हुआ है। तो आप अगर उसको अप्लाई करेंगे तो वो टोटली गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, ईसी शेड जो है वो हमारे यहाँ पर में ये एक बहुत नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब उसके अंदर में कोई अगर तकलीफ़ें हैं, कोई चीज़ का मॉडिफिकेशन है, एडिशन है, अल्ट्रेशन है, तो उसके लिए कंपनी आपको एक एक जो गाइडलाइंस देती है कि आप किस तरीके से उसको वहाँ पर इस्तेमाल करें, किस तरीके से वहाँ पर में आप उसको अप्लाई करें। मगर ऐसा नहीं होता है। वो रेफरेंस लेते हैं बाजू वाले का और फिर धोखा खाते हैं। भले ही उस टाइम पे उनको नुकसान समझ में नहीं आता है, भले ही उनको उस टाइम पे दिखता नहीं है, मगर बाद के जो नुकसान होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। फिर पता चलता है कि हमने जो किया हुआ है वो हमने गलत किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ, मेरे पास में पॉइंट्स हैं, मैं जल्द से जल्द इन पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच सके। सबसे पहले चीज़ है, आपके जो हमारे फार्मर हैं वहाँ के जो शेड लगे हुए हैं उसमें क्या चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर में ब्रेक डाउन्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारे नुकसान होते हैं, मोर्टेलिटी होती है, ठीक, और किसकी वजह से बीमारियां आती हैं। वो हैं सिर्फ 2 चीज़। पहला नंबर पे है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका फेलुअर होना, और दूसरे नंबर पे है पानी, वाटर। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पर में 24 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि भाई आपका जो शेड है वो ईसी शेड है, एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड है। तमाम चीज़ें उसको चालू करने के लिए, उसको लाइव करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। 24 आवर्स आपको वहाँ पर में सप्लाई चाहिए। 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई वहाँ पर में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम 3 फेज सप्लाई अप्लाई करें कि सिंगल फेज करें। तो यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं ओनली एंड ओनली 3 फेज सप्लाई। ठीक, 3 फेज सप्लाई जो होती है, एक तो उसके अंदर में जो आपका यूनिट का जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ही कंट्रोल होता है, और उसके अंदर में जो आपका लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत डिसिप्लिनरी होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंगल फेस में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर में आपका जो सिंगल फेस है वो 10 HP तक लायबल है। ध्यान से सुन लीजिए, 10 HP तक लायबल है, वरना पूरी दुनिया के अंदर में बड़े बड़े प्लांट जो हैं, बड़े बड़ी सिटी है, वो 3 फेस में नहीं चलती, वो सब सिंगल फेस में चलती, क्योंकि भाई आराम था। तो इस वजह से सिंगल फेस प्रेफरेबल नहीं है। मगर हमारे फार्मर की मजबूरी है कि वहाँ पर में जो 3 फेस है वो 24 घंटे नहीं आता, या वहाँ पर में उनके यहाँ पर में सप्लाई अवेलेबल नहीं है, या जो ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए जो उनको चाहिए वो बहुत दूर है, वहाँ से वो लेकर आते हैं। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट हुआ कि हमको 3 फेस की सप्लाई चाहिए। अब यहाँ पर में दूसरा मैटर आता है आपका वोल्टेज। सभी से मेरा निवेदन है, आप जितने भी स्टाफ और फार्मर्स हैं वो चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अगर नहीं की होंगे तो एक बार फिर से इसको कर लीजिए। आपके नियर बाई जो सब स्टेशन है, जहाँ भी आपका फार्म लगा हुआ है, उसके पास में जो नियर बाई सब स्टेशन है वहाँ पर में चले जाइए। वहाँ से आपकी सप्लाई वहीं से आ रही है, वो 11 kV आ रही है। 11 kV का मतलब होता है 11,000 वोल्ट आपके पास में आ रहा है, आपके पास में वो पहुंचता है। आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, 11,000 वोल्ट से उसकी सप्लाई जो है स्टेप डाउन होती है, वो 415 वोल्ट बना के आपको आपके इंस्टॉलेशन के लिए देता है।
अब जब आप यहाँ पर में देखिए 11,000 वोल्ट की सप्लाई की जगह अगर वहीं से 9,000 वोल्ट आ रहा है, तो अब आप बताइए क्या 415 वोल्ट आपको मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 415 वोल्ट मिले, 415 वोल्ट नहीं मिल पाएगा। तो अब उसके लिए आपको एक ही काम ये करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर में जाके जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक हिस्ट्री निकलवा लीजिए। रिक्वेस्ट करिए सब स्टेशन में, वहाँ पर उन लोग दे देते हैं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे कि सर मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो मिनिमम वोल्टेज आप जो भेज रहे हैं और जो मैक्सिमम वोल्टेज जो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी जानकारी मुझे एक छोटे से पेपर पे 12 एंट्री होगी टोटल, वो आप करवा के ले आइए। उसमें हमको ये पता चल जाएगा कि आपके इंस्टॉलेशन पे जो आने वाला वोल्टेज है वो 415 है कि नहीं है, कम है तो कितना कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में जो वोल्टेज आ रहा है उसकी रेंज क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में जो हम यहाँ से स्टेबलाइज़र देते हैं उसकी रेंज है 300 वोल्ट से लेकर 550 वोल्ट। 300 वोल्ट से लेकर 550 वोल्ट की हम यहाँ से वोल्टेज स्टेबलाइज़र की हम रेंज आपको दे रहे हैं। कैपेसिटी हमारे पास में अवेलेबल है 30 kVA एंड 40 kVA, है ना, सफिशिएंट है। कितना भी बड़ा शेड हो 40 के ऊपर में वहाँ पर में नहीं जाता, क्योंकि उसकी साइज़ और उसके हिसाब से हमने उसको फाइनलाइज किया हुआ है। तो ये रेंज होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ की रेंज आ रही है वोल्टेज की जो मिनिमम है वो 320 आ रही है। स्टेबलाइजर कितने का आपके पास? 300 का है, काम करेगा। अब यहाँ पर में धोखा कहाँ पर में होता है या दिक्कत कहाँ पर होती है कि आपको आपके यहाँ का वोल्टेज नहीं मालूम, आपने बोल दिया नहीं 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 हमारे यहाँ पर में कोई वोल्टेज की तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। मगर दिक्कत कहाँ पर में होती है कि जब आप वहाँ पर में स्टेबलाइजर लगवाते हैं पता चलता है हमारा स्टेबलाइजर कितने का है, 300 वोल्ट से लेकर 550 वोल्ट, मगर आपके यहाँ सप्लाई कितनी आ रही है, 280, 270, 290, 3 फेस में। अब क्या होगा, स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा, वो ट्रिप करेगा। तो यहां हमारे दिमाग में क्या गलती आती है कि सर वो जो स्टेबलाइजर जो आपने दिए हैं ना वो काम नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने यहाँ पर में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो उसको ट्रिप कर रहा है ताकि आपके यहाँ पर में जितने भी इंस्टॉलेशन में जो वहाँ पर लगा हुआ है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेफली वहाँ पर में बच जाएं, उसमें कोई तकलीफ ना हो। ये स्टेबलाइजर का काम है कि अगर वोल्टेज अगर कम होता है तो ट्रिप करेगा, वोल्टेज अगर बढ़ जाता है उसकी रेंज से बाहर चला जाता है तो ट्रिप करेगा। ये एक सिंपल सेफ्टी डिवाइस है जो वोल्टेज को मैनेज करता है और आपको भरपूर वहाँ पर में जो 415 वोल्ट आपको मिलना चाहिए उसको स्टेबलाइज करके वो आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टेबलाइजर के बारे में आप ये अगर समझ लें, वो आपका दुश्मन नहीं है। यह कंपनी जो आपको दे रही है वो आपको तकलीफ डालने के लिए दे रही है, जबकि वो आपकी सेफ्टी के लिए दे रही है कि हमारे सारे के सारे जो इंस्टॉलेशन वहाँ पर में हुए हैं वो कितना बेहतर तरीके से काम कर सकें, आपके सारे इक्विपमेंट काम कर सकें। 3 फेस में अभी मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि 3 फेस में हमारा स्टैंडर्ड जो शेड का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, है ना, ये पूछते हैं। जो सबसे बेस्ट ईसी शेड में स्टैंडर्ड साइज है, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सबसे जो बेहतर साइज है वो मैक्स टू मैक्स है 300 बाई 40, 300 फीट लेंथ एंड 40 फीट विड्थ, ठीक है। आइडल साइज, बहुत से लोगों के दिमाग में है कि आइडल साइज कौन सा होना चाहिए, 250 बाई 40। अब आपको लग रहा होगा ये छोटे छोटे शेड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 250 बाई 40 आइडल साइज हो गया, मैक्सिमम जो शेड का साइज है वो 300 बाई 40 हो गया, क्यों, इससे ऊपर क्यों नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर में जो हमारे फार्मर हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो कैपेसिटी है, अगर हम शेड की अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसमें हमारा जो है वो
इससे ये होता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर में कैपेसिटी बढ़ने से तो मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर में आपका काफ़ी जो बर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगा, मगर यहाँ पर में आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी मॉडल है आपका ईसी शेड का, जो मॉडल है उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसका एक तरीका होता है। चाहे दुनिया के अंदर में कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो हर चीज़ का एक मॉड्यूल होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो जो लिमिटेशन को अगर आपने क्रॉस करके, ठीक है, ज़्यादा फैन लगा दिए, ज़्यादा उसके अंदर में इक्विपमेंट हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका शेड जो है वो एकदम सेफ है, नहीं। 300 के ऊपर परिवर्तन के जो ईसी शेड हैं, 300 के ऊपर अगर आप लेके जाते हैं तो चैलेंजेस विल स्टार्ट। आपके चैलेंजेस आएंगे विथ रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी, विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस में भी चैलेंजेस आएंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरा, हम कंप्लीटली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर में? मार्केट के ऊपर में। हमारा सबका बिजनेस मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। अब अगर आपका छोटा शेड है, सपोज 250 बाई 40 का शेड है, 10,000 स्क्वायर फीट उसकी साइज हो गया, 10,000 स्क्वायर फीट में कितना बर्ड आएगा? मैक्स टू मैक्स 14,000 आएगा। 14,000 अगर आपके पास में बर्ड है, इट विल बी वेरी मच ईजियर टू डिस्पैच, और आपको 101% 6 बैच निकाल सकते हैं। एक साल में आपको 6 बैच निकालना ज़रूरी है। भाई आपने भी लोन लेके वहाँ पर में शेड को लगाया हुआ है, तो आपको भी तो लोन पे करना है, 6 बैच निकालना ज़रूरी है। मगर या लालच में या गलत रेफरेंस की वजह से या गलत गाइडेंस की किसी की वजह से आपने क्या कर दिया? 350, 380 बाई 45 बाई 48 आपने बड़ा से बड़ा शेड का साइज आपने लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें बर्ड ज़्यादा आएगी। 101% ज़्यादा बर्ड होने की वजह से आपके चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करके कोशिश करके जहां हमको 10 फैन लगाना है हम 12 फैन लगा देंगे, मगर आपका वहाँ पर में जो बर्ड का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होने की वजह से डिस्पैच में ज़रूर तकलीफ आती है, क्योंकि मार्केट के ऊपर में सब डिपेंड है। सीधी सी बात है और साफ बात है। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके पास में शेड बड़े होते हैं और बहुत जल्दी उनका डिस्पैच हो जाता है, वो मार्केट कभी कभी मिल जाता है। मगर यहाँ पर में शेड बड़े होने की वजह से आपका डिस्पैच स्लो हो जाएगा, उसकी वजह से आपके पास में फिर प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी, आपका FCR बढ़ जाएगा, मोर्टलिटी बढ़ जाएगी। आप 101% 5 बैच के ऊपर निकाल ही नहीं सकते। तो अब आप खुद सोचिए, 6 बैच वाला ज़्यादा फायदे में रहेगा कि 5 बैच वाला? ऑफ कोर्स 6 बैच वाला रनिंग शेड आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल आप रख लीजिए। अगर आपके पास में बड़े शेड बन गए हैं, अगर आप दोबारा अगर आप करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर में ये चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेड का साइज़ 300 के ऊपर ना हो। वो सिर्फ जेनेक्स्ट जो हमारे एडवांस वाले शेड हैं उसमें हम 330 देते हैं, 400 देते हैं, वो एक अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका मार्केट भी अलग है, उसकी टीम अलग है। ठीक, अब हम दूसरे उसके ऊपर में चलते हैं कि वहाँ पर में इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी मेन है, मेन सप्लाई जो आपकी आ रही है, उसका आप ज़रूर चेक करिए कि वहाँ पर में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसकी कंडीशन कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ध्यान नहीं देता, सब शेड पे ध्यान देते हैं, जबकि शेड से पहले इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी देखिए, उसकी ऑयल की जो उसके अंदर में फिलिंग किया, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है? हो रहा है तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तुरंत वहाँ पर में कंप्लेंट डालिए कि यहाँ पर में लीकेजेस हैं। वहाँ पर में ऊपर में आप देखिए कि आपकी पूरी अर्थिंग वहाँ पर में होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, बॉडी की अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग, ये सब वहाँ पर में अच्छी होना चाहिए। नहीं है करवाइए, टूट गया है उसको फिक्स करवाइए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इसमें सॉरी बीच बीच में कॉल आ जाते हैं, तो यहाँ पर में आपको अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले। दूसरा, वहाँ पर में जो केबल लगा हुआ है वो लायबल है कि नहीं है। आपने आगे के इंस्टॉलेशन पे मोटी मोटी केबल और बहुत अच्छा आपने इंतज़ाम करके रखा है, मगर जो ट्रांसफार्मर से केबल निकल के आ रही है, पता चलो उसकी कंडीशन तो वर्स्ट कंडीशन है, कभी भी जल जाएगी, कभी भी टूट जाएगी, कभी भी ब्रेक होगी, जल जाएगी। तो क्या करें? वहाँ पर में आप उसकी कंडीशन को देखिए। इलेक्ट्रिसिटी उसको आप टच नहीं कर सकते, ना ही आप बदल सकते हैं। तो अपने स्टेट बोर्ड को आप रिक्वेस्ट करके उस केबल को आप देखिए, चेंज करवाइए अगर ज़रूरत है तो। मीटर बहुत सारी जगहों पर में खुले में लगे रहते हैं, थोड़ा सा एक शेड का इंतज़ाम कर दीजिए, क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो आपकी ही जिम्मेदारी पे मीटर लगा के देते हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। अब उसके बाद में केबल निकल के आई, वहाँ पर में आपके मेन मीटर में, मीटर से निकल के गई तो उसके बाद में जाना चाहिए आपके कटआउट में, मीटर से निकल के कटआउट में, या वहाँ पर में आप एक ऑन ऑफ स्विच लगाइए, मेन स्विच, ताकि कभी भी इंस्टॉलेशन को आप चालू और बंद कर सकें। उसके बाद में सर्ज प्रोटेक्शन। सर्ज प्रोटेक्शन क्या होता है? अभी बारिश के टाइम में हमको अभी ये समझ में आ रहा है, बहुत सारे फार्मर की चीज़ें उड़ रही हैं, जंगल में रहते हैं, गांव के दूर में रहते हैं, क्योंकि आपका शेड जो है वो एकदम अलोन है, बीच में है, घने जंगल में है, गांव से दूर है। तो ऐसी जगहों पे जो बिजली है, आसमानी बिजली बहुत गिरती है, जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नुकसान होते हैं। कंट्रोलर उड़ जाएगा, आपका खुद का मीटर उड़ जाएगा, वहाँ कुछ चीज़ जल जाएगी, ट्रांसफार्मर बस्ट हो जाएंगे, किसी जगह पर में अगर गिरेगा तो आसपास के जानवर ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या करें? तो उसमें एक हम सर्ज प्रोटेक्टर देते हैं, जो कि आप अपने मेन स्विच के पास में ही लगवाइए, ठीक है। उसके बाद में आप वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगवाइए। वोल्टेज स्टेबलाइजर के बाद में आपका पास में चेंज ओवर आएगा। चेंज ओवर में आपके पास में दोनों कनेक्शन एक साथ आएंगे। कौन कौन से? एक तरफ से जनरेटर का कनेक्शन, एक तरफ से मेन कनेक्शन। ये ध्यान रखिए, जनरेटर के कनेक्शन के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके वोल्टेज को मैनेज करता है सिर्फ और सिर्फ मेन जो आपके यहाँ पर में सप्लाई आ रही है उसको। ये जनरेटर के साथ में अगर आपने उसको लाइन अप कर दिया, या तो जनरेटर को उड़ा देगा या आपका स्टेबलाइजर उड़ जाएगा, ठीक। अब आपकी सप्लाई कहाँ तक आ गई? आपके मेन पैनल तक आ गई, शेड के अंदर में आपकी सप्लाई आ गई। सप्लाई वहाँ पर में जो आएगी वो आपके यहाँ लगा है 63 एम्पियर का MCB। मैंने YouTube में भी डाला हुआ है कि किस तरीके से वो MCB जल जाता है, बर्न हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पर में जो शेड का जो पैनल है उससे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ शेड के लिए हैं। बहुत सारे लोग अक्सर करके ये करते हैं कि शेड के अंदर में वो वहाँ से वेल्डिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर में प्लग लगा हुआ है, तो प्लग से वो वेल्डिंग का कनेक्शन उसी में करके और बढ़िया वहाँ से उन लोग वेल्डिंग करवाते रहेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए। या आपके जो अदर कनेक्शन है, बोरवेल का कनेक्शन, अरे 2 HP तो है, 3 HP तो है, 5 HP, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मगर जो सेफ्टी है उसको आप फॉलो करिए। यहाँ पर में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शेड के कनेक्शन के साथ में कोई और कनेक्शन मत दीजिए। आपका जो भी कनेक्शन होगा वो आपके मेन कनेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। लगेगा, केबल लगेगा, वायर लगेगी, मेहनत लगेगी, मगर आप सेफ रहेंगे, आपका बर्ड जो है वो सेफ रहेगा। इसके बाद में आप यहाँ पर में एक चीज़ का ध्यान देंगे, MCB के लिए तो मैंने YouTube के अंदर में पूरा बताया हुआ है कि उसको किस तरीके से उसकी सेफ्टी रखना चाहिए। यहाँ पर मैं वोल्टेज और वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बारे में भी आपको मैंने ये चीज़ बता दिया कि किस तरीके से आपको उसको देखना है, किस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है। स्टेबलाइज़र के अंदर में चूहा अंदर घुस जाता है, छिपकली अंदर घुस जाती है, कोई दूसरे कीड़े उसके अंदर में चले जाते हैं। उसको टोटली पैक करके रखिए, अच्छे सेफ रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, ताकि वहाँ पर में किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो सके। पैनल के अंदर जो आपके यहाँ पर में शेड का पैनल लगा हुआ है उसको बिल्कुल खुला मत रखिए। अक्सर करके अभी कम से कम 10 से 15 जगह पे हम लोगों ने देखा हुआ, आप यकीन मानिए आपके यहाँ पर में नहीं हो रहा होगा, मगर मैं फ़ोटो भी नहीं खींच के देना चाहता हूँ, मगर
मैंने ये चीज़ देखा हूँ, उसके ऊपर अपनी शर्ट टंगा रहे हैं लोग, पैंट टंगा रहे हैं, बाहर से भीग कर आए। अब बोलिए, खुद इतनी अकल हम सबको होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल के उस पैनल के ऊपर में लोग अपनी शर्ट को सुखा रहे हैं, ऊपर में खाने का डब्बा रख रहे हैं, अंदर में कोई भी बिस्किट या कोई भी चीज़ जो उन्होंने लेकर आया वो पैनल के अंदर में रख रहे हैं। आप चूहों को दावत दे रहे हैं। अगर एक बार अगर चूहा अगर आपके पैनल में घुस गया, वो पूरा काट डालेगा, और अगर कोई अगर एक्सीडेंट हुआ, आपका पूरा शेड डेड हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा सकते अपन। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक लापरवाही अभी हमको देखने में आ रही है कि लोग शेड को खाली छोड़ के चले जाते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं वो रात के एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो फार्मर जो है किसी पे भरोसा करके, किसी अच्छे इंसान पे भरोसा करके वो चले जाते हैं, लास्ट में वहाँ से भी वो देखते हैं कि अरे सब तो ऑटोमेशन में चल रहा है, बढ़िया, क्या हो गया, मैं भी जाके 1-2 घंटा में भी अपना घूम फिर के खाना वाना खा के आता हूँ। यही धोखा होता है। आपका शेड के अंदर में 1 मिनट के लिए भी उसको आप खाली मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि कुछ भी बोलिए कि ऑटोमेशन है, ये है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, फलाना है, ये है, उसमें हमने ऑटो चेंजओवर लगाया हुआ है, अगर मेन सप्लाई बंद हो गई तो हमारा जनरेटर चालू हो जाएगा। मगर फाइनली आप एक चीज़ ये देखिए, करता तो इंसान ही है। अगर कोई मशीनरी में एरर आ गया, ऑटो चेंजओवर नहीं उठा पाया, नहीं चालू हो सका, क्या होगा? मेन सप्लाई आपकी नहीं है, जनरेटर भी चालू नहीं हुआ, शेड के अंदर में जो बर्ड है वो तो ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसे एक्सीडेंट बहुत देखने में आते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि बहुत बेफिक्री के साथ में लोग छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पर में दूसरे बहुत सारे इनपुट अपने लोगों के अंदर में ये रहते हैं कि वहाँ आप अंदर में लोगों को इनवाइट करते हैं, बाहर के लोग आ गए, दोस्त आ गए, रिलेटिव्स आ गए, प्लीज़ उनको अंदर मत आने दीजिए। खैर, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सेफ्टी से रिलेटेड हैं, बात करना ज़रूरी है क्योंकि मेन बिजनेस हमारा एक ही है। ठीक है। अब उसके बाद में आपका एक है एयर लीकेजेस। बात अभी अपनी हो रही थी कि आपका जो शेड जो चलता है, वो शेड आपके इलेक्ट्रिकल और दूसरे नंबर पे आता है वाटर। ठीक है। तो हम कुछ बात पानी के ऊपर में भी कर सकते हैं। पानी आपके शेड के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पानी तो हम सबकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचिए, जो कंपनी आपको बोलती है कि किस तरीके से आपको वहाँ पर में टैंक लगाना है, बाहर में कैसा टैंक रखना है, ऊपर में कैसा ओवरहेड टैंक रखना है, ये रेफरेंस के चक्कर में बाजू वाले ने तो अंदर ही एक टंकी रख दिया है, गर्म होती है, ठंडी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इस चीज़ को बाईपास करके लोग शेड के अंदर में बड़ी वाली टंकी रख देते हैं, जहाँ पर में अगर वो टंकी टाइम से अगर किसी ने नहीं देखा, 101% वो उसमें से पानी ओवरफ्लो होके पूरे शेड में पानी भर जाता है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। कंपनी आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है कि आप कहाँ पर में टैंक बनाइए, एक टाइम का खर्चा है, एक टाइम की तकलीफ है, कुछ सोच के कंपनी आपको ये बोलती है कि आप कहाँ पर में टैंक बनाएंगे, ओवरहेड टैंक कहाँ रखेंगे। अगर आपको वहाँ पर में आरओ लगाना है तो आरओ क्यों लगाना है? नहीं, मेरे यहाँ का पानी तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, मैं तो 20 साल से पीता आ रहा हूँ। अरे वो आपका वहाँ पर में पीने का पानी की क्या कंडीशन है, ये सिर्फ लैब रिपोर्ट ही हमको बता सकती है। और पोल्ट्री के लिए अलग नॉर्म्स होते हैं, आपकी बॉडी के अलग नॉर्म्स होते हैं, आपको कौन सा पानी सूट करता है उसके लिए अलग चीज़ है। ऑफ कोर्स क्या हम जो पानी पीते हैं वो बर्ड के लिए बेस्ट होता है, मगर कुछ नॉर्म्स तो होते हैं। बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, छोटा बर्ड है, बड़ा बर्ड है, हर किसी के लिए अलग अलग उनके पानी के जो नॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो प्लीज़ आप कंपनी के नॉर्म्स को फॉलो करिए। आप बाजू वाले ने कैसा लगाया हुआ है वो तो 20 साल से चला रहा, करने दीजिए, जो भी है वो अपने हिसाब से उसको करने दीजिए। आप मत करिए, कंपनी जो बोलती है आप उसको छोड़िए मत, वरना किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ आप ही को है।
पैसा आपका जाएगा, जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। आगे वाला अगर 80 रुपीज़ अगर कमा रहा है तो उसने भी आपको वही वही वाला मंत्र दे दिया है, वही आपको फॉर्मूला पेश कर दिया है कि आप भी 80 रुपीज़ कमाएंगे, जबकि आप 80 की जगह 100 रुपीज़ कमा सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो 20 रुपीज़ जो लॉस में जा रहा है उसका भी और आपका भी सिर्फ इसी वजह से गया है कि आपने कंपनी के जो टर्म्स हैं, कंपनी के जो नियम हैं, उसको आपने फॉलो नहीं किया है। तो किसी की भी बातों पे आप मत आइए। बहुत सारे चीज़ें लोगों के अंदर में चलती रहती हैं, नुकसान बहुत होता है, और फाइनली आपकी जेब के लिए ही, हम बिजनेस के लिए ही तो हम बात कर रहे हैं, राइट। इसके बाद में जनरेटर के ऊपर में हमारी बात चलेगी, क्योंकि मेन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडा है, मेन सप्लाई है, वो अगर बंद हो जाती है तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, वो है जनरेटर। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो जनरेटर भी बंद हो जाए, मशीनरी है भाई, है ना, कोई किसी की इंसान की गारंटी नहीं है तो कोई मशीनरी की गारंटी भी नहीं दे सकता, है ना। बोलते सब हैं कि गारंटी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो है, ये फलाने कमिंस का है, ये किर्लोस्कर है, महिंद्रा का है, ये टाटा का है, ठीक है ठीक है, मगर है तो मशीनरी ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक जनरेटर के ऊपर में डिपेंड मत रहिए, आप कम से कम 2 जनरेटर रखिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग फार्मर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा एक जनरेटर फेल हुआ तो दूसरा जनरेटर चालू कर लीजिए, तो दूसरा भी फेल हो गया तो क्या तीसरा रखोगे, ये तीसरा भी फेल हो गया तो चौथा रखोगे। गलत ट्रेंड में मत जाइए। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास में एक जनरेटर है, उसको आप 2 करिए। 2 जनरेटर के अंदर में आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि उसका मेंटेनेंस यूट्यूब के अंदर में डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखिए। नहीं है तो और मैं उसके अंदर में और सेफ्टी डिवाइस में क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स है वो भी मैं आपको दिलवा दूंगा। मगर आपके लिए अगर कोई आपकी लाइफ है तो वो मेन सप्लाई जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ जनरेटर है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। केबलें खुली पड़ी रहती हैं, बिखरी पड़ी रहती हैं, दरवाजे खुले रहते हैं। जो डीजल जलता है वो डीजल की क्वालिटी कोई नहीं देखता, बाज़ार से लाए उन्होंने सीधा उठा के डीजल डाल दिया। कम से कम उसको फ़िल्टर करके देख लीजिए, डीजल के अंदर में पानी मिक्स तो नहीं है, ये देख लीजिए। जनरेटर को डेली आप 8 मिनट आप डेली उसको चालू करके देखिए, ताकि आपके जनरेटर में कहीं कोई टाइम से फिर कोई ब्रेक डाउन ना आए, या कोई चीज़ अगर आपको दिखती है, कोई लीकेज है, कोई पंप काम नहीं कर रहा है, तो सुबह ही सुबह आप 9 बजे आप स्टार्ट करिए, 9:08 पे उसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उसमें लॉगबुक आप मेंटेन करिए, कब आपका जनरेटर चालू हुआ, कब बंद हुआ, कितना डीजल का कंजम्पशन हुआ, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कोई अगर चोरी होती है या उसके अंदर में जनरेटर आपका डीजल ज़्यादा पी रहा है, ये कैसे मालूम पड़ पाएगा। ये आप ही के लिए, भरोसे के लिए आपके लिए है। ये आप एक लॉगबुक मेंटेन करवाइए और उसकी सेफ्टी, उसके मेंटेनेंस के ऊपर में आप ध्यान दीजिए। कब उसके कितने आवर्स हो गए, कब आपको वहाँ पर में बुलवाना है, कब आपकी सर्विस करवाना है। लोग ये तक बोलते हुए देखे गए हैं, मेरे जनरेटर को तो 5 साल हो गया, ये मेरे फलाने रिश्तेदार जो हैं उन्होंने भी ये किया था, उनको तो 10 साल हो गए, कोई मेंटेनेंस किए, वो अपने हाथ से ऑयल डाल देते हैं। गलत है, गलत है, क्योंकि बाद में जब नुकसान होता है ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। प्लीज़ आप जनरेटर के मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान दीजिए और 2 जनरेटर रखिए। अगर आपको बेहतर जनरेटर अगर आपको चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे पास में भी जनरेटर हैं, 25 kVA के जनरेटर हैं, 25 kVA के हैं, 15 kVA के हैं, और अगर कैसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है 30 kVA के हैं, 40 kVA के जनरेटर हैं हमारे पास में। आप बहुत आसानी से कंपनी से आप ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, है ना। अगर आप अपना मेन मटेरियल ले रहे हैं, उस मटेरियल के साथ में इंक्लूड करवाइए, उसमें भी आपको CIO का 25% जो ऑफ़र है वो भी मिल जाएगा। खैर, तो ये चीज़ों के ऊपर में आप ध्यान दीजिए कि आपके पास में ये चीज़ होना चाहिए। आप यहाँ पर में अभी हम लोगों ने इसमें एक और नई चीज़ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। ये क्या चीज़ है? कई फार्मर बोलते हैं ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये आप ही के काम का है, आप ही के पैसे बचाएगा। VFD का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो किसी एक फ़ैन में हम उसको लगाते हैं।
जब आपका ब्रूडिंग का टाइम होता है, ब्रूडिंग के टाइम में आपके यहाँ पर में गर्मी, जो शेड के अंदर में गर्मी हमको पैदा करना पड़ता है, तो उस गर्मी के अंदर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और आपके जो मेन ऑक्सीजन है उसके अंदर में वो कुछ कंटेंट्स उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। उनको निकालने के लिए फिर आप एक फ़ैन चलाते हैं, ब्रूडिंग के टाइम में एक फ़ैन चलाते ही हैं, तो वो फ़ैन क्या होता है, फुल स्पीड में चलता है और उसके साथ साथ वो हीट को भी बाहर फेंक देता है। अब वापस आपका कमरा ठंडा हो गया, अब आपका शेड ठंडा हो गया, फिर से वापस ब्रूडिंग चालू हुई, फिर उसने गर्म किया, फिर फैन चालू हुआ, उसने पूरी गर्मी को बाहर कर दिया। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने VFD एक फ़ैन में लगाना शुरू कर दिया। उसमें टाइमर भी होते हैं और पंखा बहुत धीरे चलता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकले, बाकी जो गर्मी है उस शेड के अंदर में बरकरार रहे। तो उसके लिए हम गलत नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपका खर्चा अगर ब्रूडिंग में जितना भी आ रहा है, VFD लगाने के बाद में आई एम गिविंग यू गारंटी कि कम से कम 25% आप फ्यूल में सेव करेंगे, आप बचत करेंगे। ठीक है, उसके अंदर में ऑन एंड ऑफ होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 मिनट्स ऑन 10 मिनट्स ऑफ, उसके अंदर में सेटिंग है, आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आपके साथ में वो चलता रहेगा। राइट, अब अपन VFD के बारे में भी बात कर लिए, जनरेटर के बारे में बात कर लिए, लीकेजेस, एयर लीकेजेस, प्लीज़ सबको मालूम है हवा जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ कूलिंग पैड से आना चाहिए। उधर दरवाजे के नीचे से हवा आ रही है, ऊपर की तरफ से हवा आ रही है, नाम हो रहा है हमारा EC शेड है, आपने पैसा भी खर्च करे, लाखों रुपए खर्च करे हुए हैं, मगर दिमाग में एक ही चीज़ रहती है हमारे, ये तो कंपनी ने दिया हुआ है, ये तो कंपनी का है, ये तो कंपनी का पैनल है, कंपनी का कूलिंग पैड है। ठीक है, अब वो आपका हो चुका है, बिजनेस तो आपका है, बिजनेस में आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखिए। फ़ायदा अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हमने कई कई जगहों पर में लूप होल्स छोड़ के रखे हुए हैं। अब क्या वहाँ पर में जो एयर लीकेजेस हैं उसको कौन बंद करेगा? तो उसके ऊपर में ध्यान दीजिए कि कहीं पर में भी एयर लीकेजेस नहीं होना चाहिए। उसको तरीके भी हैं कि किस तरीके से एयर लीकेजेस चेक करना है, कैसे क्या करना है, वो सब है। लोग सर्कुलेशन फ़ैन मना करते हैं, नहीं सर्कुलेशन फ़ैन मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक चीज़ ये हम बता दें कि आपको अपनी जो कंपनी है वो कंपनी कोई भी मटेरियल सप्लायर कंपनी नहीं है, मटेरियल बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये इंटीग्रेशन वाली कंपनी है। इसमें पूरा ध्यान आपके बर्ड के बिजनेस पे और हेल्थ के ऊपर में, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने फ़ैन और सारी चीज़ें दिया हुआ है। सर्कुलेशन फ़ैन का सबसे, अभी पहले भी मैंने बता चुका हूँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कुलेशन फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर्कुलेशन फ़ैन की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है जब आपकी ब्रूडिंग का टाइम होता है, तब आपके हॉट एयर और कोल्ड एयर को मिक्स करने का काम करता है सर्कुलेशन फ़ैन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कम करके पैसे बचा के आप कोई भी तीर नहीं मार रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बल्कि आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। हमारे मीडियम्स के साथ में भी हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कशन किया हुआ है कि वहाँ पर में हमारे यहाँ पर में जो सर्कुलेशन फ़ैन है उसको कम मत करिए, जो दे रहे हैं कंपनी के हिसाब से उसको आप करवाइए। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिए। उसके बाद में आप यहाँ पर में अंडरग्राउंड हमारे पास में साइलो आ चुके हैं। उस साइलो की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि जो आपके शेड हैं उसमें मैन पावर को अगर बचत करने के लिए आपको यहाँ पर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना। उसको हम एक जगह पे हमारे पास में जो अंडरग्राउंड साइलो 2 टन का है, तो आप काफ़ी कुछ उसके अंदर में फीड एक ही टाइम में डाल सकते हैं और उसको आराम से वो आपके हॉपर में सप्लाई करता रहेगा, आपके मैन पावर की बचत होगी। तो ज़रूर एक बार उसको भी देखिए, कहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा तो आप यहाँ कंपनी में आ जाइए, आपके पास में YouTube है वहाँ पर में देख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम उसके अंदर में लगाते जा रहे हैं।
कुछ अभी सुबह के टाइम में मेरे पास में डेली नए नए इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं अपने फार्मर, क्योंकि वो जगह जगह पर में जगह जगह पे नई नई चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं या कहीं और भी देखते हैं। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे रहने दीजिए। हमने जिन चीज़ों के ऊपर में R&D किया हुआ है, हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं और अपने फार्मर को लगाते हैं। इकोनॉमिकली और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो सबसे बेहतर होता है वही हम प्रेफर करते हैं, वही हम भी यूज़ करते हैं और अपने फार्मर को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप पानी का लैब टेस्ट ज़रूर करवाइए एवरी 6 मंथ्स में। हर 6 महीने में पानी का टेस्ट करवाइए। मत सोचिए कि ये पानी तो 10 साल से चल रहा है, मेरे खेत में चल रहा है, वो खेत के लिए बेटर है। 6 महीने में एक फीस लगती है मेरे ख्याल से, शायद 200-300 रुपये, उसका जो भी होगा मुझे नहीं पता। वाटर का आप टेस्ट ज़रूर करवाइए, आप ही के लिए फ़ायदा है। आपको पता चल जाएगा कौन से कंटेंट्स, कौन से एफ्लुएंट, कौन सी चीज़ें उसके अंदर में आपके पानी में मिक्स होती जा रही हैं जो बर्ड को नुकसान करेंगी। पहले आपका बिजनेस अच्छा था, अब धीरे धीरे करके बर्ड का वेट या XYZ ये तकलीफ़ें आपकी आ रही हैं। तो ये आप देख लीजिए। हमारे पास में RO भी हैं, और RO आप थर्मैक्स का RO है हमारे पास में, जो कि बाहर में करीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का है, और वही हमारे यहाँ पर में शायद 2.95 3 लाख रुपए के आसपास, 295 के आसपास है वो। तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से हम उसको देख सकते हैं। कंपनी से लेंगे तो उसके अंदर में आपको CIO के साथ में अगर आप लेते हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा कि उसकी किस्त आप बिना किसी इंटरेस्ट के भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर में डिस्कशन कर रहे थे, और बाकी मैक्सिमम पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगले सेमेस्टर में, अगले लाइव में फिर अपन कोशिश करेंगे कि कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़ें, क्योंकि अभी इस जगह पे मैंने बहुत सारे चीज़ों को एक साथ डिस्कशन कर लिया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक टॉपिक को लेके हम फिर अगली वाले डिस्कशन में आए। यहाँ पर मैं एक कुछ आ रहा हुआ है, कंट्रोलर 16 के बारे में है, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, एक बार जो भी है आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर में भी दिख रहा है कि छोटे शेड में हमको कितने फ़ैन लगाना है, बड़े शेड में कितने फ़ैन लगाना है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी जगह पर में हम ज़्यादा फ़ैन प्रेफर करते हैं, किसी जगह पे नॉर्मल फ़ैन प्रेफर करते हैं। एग्जॉस्ट फ़ैन की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो लगना चाहिए था 9 फ़ैन, मगर 10 फ़ैन क्यों लग रहे हैं, है ना, लगता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 10 फ़ैन अगर आपके यहाँ पर में 9 की जगह 10 लग रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है या किसी तरीके से कहीं किसी एक फ़ैन में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आपका वही एक फ़ैन जो आपने ज़्यादा लगाए हैं वो आपको एक सपोर्ट करेगा। बहुत जगह पे ये केसेस आते हैं। आप एग्जैक्ट अगर नेक टू नेक 8 फ़ैन लगना है तो 8 ही फ़ैन आपने उसको वहाँ पर में लगाए हैं, आप धोखे में पड़ जाएंगे, क्योंकि मशीनरी है, कभी जल गया, कभी उसका बेल्ट टूट गया, कभी XYZ कोई भी ब्रेकडाउन अगर आता है, फिर उस वक्त क्या करेंगे आप। तो अगर एक हाथ फ़ैन अगर उसके अंदर में ज़्यादा लग रहा है, मेरे को लगता है कि हमको पैसे बचाना चाहिए, मगर ऐसी जगह पे पैसे आप मत बचाइए, है ना। इस जगह पर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा अगर आप यहाँ पर में पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर में देखिए, दूसरा ये आता है कि हमारे यहाँ पर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आपको क्यों उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी आप चाहें तो हमारे मीडियम से हमसे कभी भी किसी भी समय में मैसेज करके या किसी भी जगह पे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर उसकी जानकारी देंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर आप ज़रूर कमेंट्स के साथ में शेयर करें, ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें और हम आपके ईमेल का पूरा जवाब दे सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और उम्मीद है
कि आप इससे बहुत कुछ, अगर आपके यहाँ कोई अगर गलती हो रही होगी या कुछ भी चीज़ अगर आपके पास में गलत होगी तो उसमें आप बेहतर तरीके से आप सुधार कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।